सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो मंजू? बस एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, मुंबई में इन दिनों बारिश कुछ ज्यादा हो रही है। तो बारिश हमें जब बहुत लंबे समय तक होती है तो थोड़ा परेशान कर देती है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं गीले हो जाते हैं, और जब गीले हो जाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी आती हैं, खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इन सब की वजह से, लेकिन हाँ, बचाव करना बहुत जरूरी है। खैर, हर मौसम में बचाव रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, सच बताऊं तो मुझे तो इन दिनों चांद तारे देखने की इच्छा हो रही है जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ। है ना? तो मन को समझा लेती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ने ढक कर रखा है ना, तो इसके लिए कई दिनों से हम चांद भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक तरीके से सूरज भी नहीं देख पा रहे हैं, नहीं दे रहा है क्योंकि धूप निकल ही नहीं रही है। तो ऐसा सब है, लेकिन ठीक है, ये इस वातावरण का भी अपना एक अलग आनंद है। बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, हम सभी को अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के विषय हम बता देते हैं क्या क्या है। आज राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। देखिए, पढ़ाई का क्या महत्व है और क्यों हमारे जीवन में जरूरी है, और साक्षरता ही क्यों, मतलब डिग्री लेना भी आजकल लड़कियों के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी हो गया है। तो अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए और पढ़ाई पूरी करिए और उसके बाद करियर बनाइए, आगे और बातें भी बिल्कुल सही बात होती रहेंगी। और सखी विशेष में आज पद्मिनी राउत जो कि शतरंज की खिलाड़ी है, उस पर हम बात करेंगे। और देखो मंजू, क्या होता है, हमारी जैसी सोच होती है ना, वैसे ही हम बन जाते हैं और वैसे ही हमारी जिंदगी के हालात बन जाते हैं। हाँ। तो है ना, अगर आपने पढ़ाई के बारे में सोच ही लिया है तो आपकी पढ़ाई पूरी होकर ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने टाल नहीं सकता, समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहते हैं कि आपने जैसा सोचा है वैसे ही आप बनेंगे। तो जैसी सोच वैसे हालात विषय पर हम बातचीत करेंगे और अपने श्रोताओं से उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या सोच बनाई है और उस सोच के अनुरूप उनका जीवन ढला है कि नहीं। हाँ, है ना, ये हमें आप बताइएगा जरूर। और इसके अलावा जब ये सब बातें चली रही है तो सेहत की बात करना तो बहुत ही जरूरी है। व्यंजन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे तरावट देते सलाद जो है। तो सलाद जब हम खाते हैं तो किस तरह से मन के अंदर, तन के अंदर ताजगी आ जाती है, तरावट आ जाती है, स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है, होते हैं। तो ये सब विषय होंगे, लेकिन सबसे पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल।
अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल, साथी चल। तो मंदाकिनी जी, बस चलते रहना यही जीवन है। बिल्कुल, है ना। और पता ही गीत सुनकर मुझे याद आ गया कि किस तरह से हम स्कूल के लिए सुबह सुबह चलकर जाया करते थे और अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। बिल्कुल। आज देखिए साक्षरता दिवस है, तो ये दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों के लिए साक्षरता के महत्व को उजागर करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए साक्षरता का मतलब अगर हम देखें मंजू, तो सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता है, बल्कि ये सम्मान और एक अवसर और विकास से जुड़ा विषय है। यानी वैसे दुनिया में शिक्षा बहुत जरूरी है और ये शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी अंग है। इसलिए हमें ये संकल्प लेना होगा कि हमारे आसपास का हर व्यक्ति साक्षर हो। बिल्कुल। और जब हम शिक्षा के फायदों की बात करते हैं तो कितने फायदे हैं इसके। देखिए हम आत्मनिर्भर बनते हैं किसी भी क्षेत्र में। अगर जैसे आपने देखा होगा पहले के जमानों की कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब चिट्ठी आती है तो मौसी जो है अपने हाथ में चिट्ठी लेकर दौड़ करके पास वाले घर में जाती है और कहती है कि बचुआ ये चिट्ठी जरा पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है। और फिर कुछ अगर वो जो लिखा है वो नहीं बल्कि कुछ और बोल देते हैं, वो वही समझ लेती है और उसके अनुसार वो अपने आप को दुखी कर लेती। यानी इतनी छोटी सी चीज के लिए कि किसी की चिट्ठी आई है वो पढ़ना है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए हमें पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अंधेरे को चीरकर ज्ञान का सूरज लाने की कहानी है एक तरह से साक्षरता, है ना। बिल्कुल। और जब घर की स्त्री जब पढ़ती है कहते हैं तो पूरा घर जो है पढ़ जाता है। यानी वो अपने बच्चों को शिक्षा देती है और घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं अगर उनको कोई चीज सिखानी हो कुछ हो तो वो भी वो स्त्री करती है। तो यानी कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ कुछ जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा भेदभाव होता है कि उनकी शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, बिल्कुल सही। तुम्हें क्या करना है, चूल्हा चौका करना है, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, और क्या करोगी ज्यादा पढ़। और नहीं, एक बात और बताओ मंजू, ये तो उन महिलाओं की बात हम कर रहे हैं जो निरक्षर हैं या जो बहुत ही ग्रामीण तबके की महिलाएं। कई बार तो आम घरों में भी सुनने को मिलता है कि पढ़ लिख कर आके बनाना तो खाना ही है ना। तो खाना बनाना तो सीख ले। बिल्कुल। रसोई तो करना ही पड़ेगा, कलेक्टर बन भी जाएगी तब भी रसोई देखनी पड़ेगी। तो ये जो भावना हमारे भीतर पैदा कर दी गई है इसका निराकरण करना बहुत जरूरी है। लड़की पढ़ना चाहती है, ठीक है, वो काम करती है, लेकिन काम करना उसके बिल्कुल कर्तव्यों में शामिल कर दिया गया है कि वो घर संभालेगी ही और नौकरी करेगी तो करेगी, वरना घर तो संभालना ही है आपको हर कदम पर। कई बार ऐसा भी होता है मंदाकिनी जी कि जैसे कि पहले हालात सब कुछ सामान्य होते हैं, उसका विवाह हो जाता है बेटी का, बाद में हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उसे नौकरी करना या पैसा कमाना बहुत जरूरी हो जाता है। उस समय उसकी ये सबसे ज्यादा जो साथ देती है वो उसकी शिक्षा ही उसे साथ देती है। अगर वो शिक्षित है, वो पढ़ी लिखी है, वो आत्मनिर्भर है तो वो कहीं भी जाकर के काम कर सकती है, पैसा कमा सकती है और अपना घर वापस फिर से अपनी पटरी पर ला सकती है या आगे बढ़ा सकती है। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उसको अनेक सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी कार्यक्रम का नियोजन संभव नहीं हो सकता है। और एक व्यक्ति का शिक्षित होना
होना जरूरी है, क्योंकि वो अपने आप को शिक्षित कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। लेकिन एक स्त्री का, एक लड़की का शिक्षित होना पूरे परिवार को शिक्षित होना होता है। साथ ही आप शिक्षा के द्वारा अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, कानूनी जानकारी आपको हो सकती है, आप कानून के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं और एक स्त्री को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। लोग किस तरह से स्त्री के को ठगा करते हैं उनके विचारों के साथ, उनको मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि सच्चाई का पता ही नहीं चलता अगर वो अशिक्षित होती है। बिल्कुल, किसी भी तरह के लोगों की बातों का शिकार हो सकती है। तो स्त्री का पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन देखा जाए तो आजकल लड़कों का पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि नौकरी है नहीं, इतना पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो सोचिए घर गृहस्थी चलना या आगे का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। कुल मिला के शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। इससे आप अपना भला बुरा भी पहचान जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको अपने भले बुरे की पहचान नहीं होगी तो कोई भी आपको कुछ भी बोल करके हो सकता है कि आपको बेवकूफ बनाए। तो इस तरह की ठगी से बचने के लिए भी शिक्षा आपका हमेशा साथ देती है। बिल्कुल, शिक्षा हथियार है हमारा। हाँ। और एक स्त्री को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो अपनी शक्ति को पहचानती है कि स्त्री की शक्ति क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं है और अपने आप को अबला या निर्बल मानकर अपना जीवन बिता देते हैं, चाहे घर गृहस्थी के रूप में या किसी भी रूप में। एक लड़की जो है कमजोर बनी रहकर पूरा जीवन बिताना कर लेती, कई बार कबूल कर लेती है, लेकिन अगर वो शिक्षित है तो उसके भीतर कहीं ना कहीं एक हिम्मत, एक शक्ति जागरूक होगी और वो अपना जो है हौसला लेकर जीवन यापन कर सकती है और संघर्ष कर सकती है। जो आने वाली कठिनाइयां हैं जीवन में उनका निराकरण भी कर सकती है। साथ ही ज्ञान में वृद्धि भी वो तो है ही। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरी तरह की किताबें भी पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, और उसकी वजह से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातों को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। वरना आप एक अंधकारमय जीवन जिएंगे, छोटी छोटी बातों के लिए पूछते रहेंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है, इन भी बातों की जानकारी नहीं होती। शिक्षा से हमें इन सब बातों की जानकारी मिलती है। बिल्कुल। साथ ही अगर हम शिक्षित हैं तो एक बहुत सम्मानजनक जीवन हम जी सकते हैं, है ना। यानी ऐसा नहीं कि किसी ने भी आपको कुछ भी बोल दिया और मान लिया, आप समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो आप उसका बढ़कर जवाब दे सकती हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप उस बात को समझ सकती हैं कि आपका अपमान हो रहा है या आपको किस दृष्टि से देखा जा रहा है। तो जीवन में सम्मान के साथ रहें और पढ़ाई को अपना एक अहम अंग बनाएं। देश की तरक्की के लिए भी आवश्यक वो तो है ही। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे तो वो नए नए तरह के आविष्कार करेंगे, नई नई बातों की तरफ सोचेंगे। विज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो कितनी ही बातें हैं जिनका निराकरण हो जाता है, जिनका एक सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये सब कब होता है? जब आप पढ़ाई करेंगे और आगे तक बड़ी शिक्षा अगर आप हासिल करेंगे। तो केवल साक्षरता ही आवश्यक नहीं है, एक ऊंची शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इससे देश की तरक्की भी जी। और वैसे भी आजकल बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे हैं और अब्रॉड जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने देश में भी आकर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाते उनके लिए विशेष रूप से है कि पढ़ाई किसी भी उम्र में की जा सकती है और इसीलिए साक्षरता अभियान हमारी सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं ताकि किसी भी उम्र में आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए ये भावना त्याग दें कि अब तो मेरी उम्र निकल गई, अब मैं पढ़कर क्या करूंगा या क्या करूंगी। बड़े लोगों के लिए भी क्लासेस चलती है। जैसे कुछ लोग अपने समय पर नहीं पढ़ पाते हैं, बाद में उन्हें बहुत जल्दी कामकाज में लग जाना पड़ता है, तो उनके लिए शाम के समय या रात के समय भी क्लासेस कुछ लगती हैं जहां आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये एक मन में एक संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कई बार बच्चों के ऐसे हालात नहीं होते कि उनके परिवार वाले उन्हें पढ़ा सके, लेकिन जब वो खुद समझ पाते हैं कि अरे हमने तो पढ़ाई नहीं की, इसकी वजह से हम तो बस ये छोटे मोटे काम ही कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप समझ लें इस बात को, तब भी अगर आपने कदम बढ़ाया तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और आरंभिक पढ़ाई करें, जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत ऊंची पढ़ाई कर पाएं, आप एक नैतिक जो शिक्षा है वो भी ले सकते हैं। और प्रारंभिक पढ़ाई करने से मंजू क्या होगा कि आप जो लघु और कुटीर उद्योग भी चालू करते हैं ना, उसमें भी आपकी वो शिक्षा जो है वो साक्षरता काम आती है ना। तो पढ़ाई हर तरह से जरूरी है, देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको देर भी हो गई है पढ़ने में तो भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करें और उसका फायदा देखिए कितना मजा आता है। अब आगे बढ़े हम एक गाना सुनकर।
के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रेस रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले, ला 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 ला। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, ला 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 ला। पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गा से गुनगुन, गा गा गा, माँ से मध्यम, माँ माँ माँ, पा से एक पुजारी। ता सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे मा ग। हाँ, सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में, पासे एक पुजारी। गा से गुनगुन करता है, घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में, पास एक पुजारी। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
ये संदेश सुनने से पहले जो गीत हमने सुना सारे के सारे, देखिए उसमें भी संगीत की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। तो देखिए किसी भी उम्र में चाहे हम बच्चे हों बड़े हों, और संगीत की शिक्षा जब हमें लेनी हो तो फिर वहां तो उम्र का कोई बंधन होता ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं उम्र कभी आड़े नहीं आती, केवल हमारा मन आड़े आता है कि नहीं अब हमारी उम्र बीत गई, क्या करेंगे। बिल्कुल, है ना। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि साक्षरता व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को जानकारी समझने, संवाद करने, सूचना को संसाधित करने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने और समाज में प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद करती है। साक्षरता से गरीबी कम होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ती है और लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। आज के डिजिटल युग में इसमें पारंपरिक पठन लेखन के साथ साथ डिजिटल साक्षरता भी शामिल है ना। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता को समर्पित है, घोषित किया गया है। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। ये उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है और युवा जो है साक्षरता की कमी से प्रभावित है, अर्थात 5 में से 1 युवा अभी तक साक्षर नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और बहुत सारे बच्चे विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चों में नियमितता का अभाव है अथवा बीच में स्कूल छोड़ भी देते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 भारत में भी साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए इस दिन को विशेष अभियान के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार साक्षरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का संचालन करती है, जिसके जरिए लोगों को पढ़ाई की ओर अग्रसर किया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है और शिक्षा ही विकास का सबसे बड़ा आधार है। इसी सोच को दुनिया भर में मजबूत करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन को जीने का सही तरीका सिखाती है। और 2025 तक भारत ने साक्षरता दर में प्रगति की है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाके, गरीब तबकों में महिलाओं तक शिक्षा पहुंचाने का एक जो अभियान है वो है चल रहा है। बिल्कुल। एक साथी लिख रहे हैं कि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान मानव तुम्हारे जीवन में इसलिए है, मानव तू शिक्षित बन, अशिक्षा का तू विनाश कर। 8 सितंबर को ही क्यों, हर दिन साक्षरता दिवस मनाना चाहिए। ये तो सही बात है कि हर दिन जो है वो शिक्षा का दिन होता है। और चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन मैंने ये देखा है कि समझने या सीखने का जो समय है वो कभी भी जाता नहीं है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बस अब हम सब कुछ सीख गए हैं। हर व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीख रहा होता है। और देखिए जितने भी महान लोग हुए ना मंजू, वो तो ये कहते हैं कि अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन हम कई बार अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत हो जाती है। हम थोड़ा बहुत जानकर भी समझ लेते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया है। अब हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं रही। एक श्रोता का और मैं संदेश पढ़ती हूँ। ये लिखते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सभी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा ध्यान बेटियों की साक्षरता पर देने की जरूरत है, ताकि बेटियां शिक्षित हों और किसी भी रोजगार में हाथ आजमाएं। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े और इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। हमने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दी और माता रानी की कृपा से दोनों आज गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर हैं। तो बेटों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और माता रानी की कृपा होगी तो दोनों भी उच्च पद में काम करेंगे। बिल्कुल। अगर आप पढ़ाई के प्रति संजीदा है तो जरूर उच्च पदों पर काम करेंगे। और देखिए एक ऐसा ही पद है शतरंज खिलाड़ी पद्मिनी राउत का, कि उन्होंने ये पद कैसे हासिल किया, कैसे वो वहां तक पहुंची, आज उनके बारे में हम बात करते हैं। पद्मिनी राउत एक शतरंज खिलाड़ी, उनके पास इंटरनेशनल मास्टर यानी कि IM और वुमेन ग्रैंड मास्टर यानी कि WGM के खिताब हैं। उन्होंने 2014 से 2017 तक और फिर 2003 में कुल 5 बार राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियनशिप जीती है और 2018 में एशियाई महिला चैंपियन वो रही हैं। और पद्मिनी का जन्म की अगर हम बात करें तो ओडिशा के बड़म्बागढ़ में 5 जनवरी 1994 को हुआ था और इनके पिता को इस खेल का जुनून था, इसलिए 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने चंद्रशेखरपुर के एक स्कूल से अच्छी स्कूली शिक्षा ली और फिर भुवनेश्वर में एक कॉलेज में वाणिज्य में स्नातक भी किया। अगर हम उनकी उपलब्धियों की बात करें ना मंदाकिनी जी, तो 2005 में नागपुर में अंडर 11 बालिका वर्ग में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब उन्होंने जीता था। कोलकाता
में अंडर 13 बालिका वर्ग में भी राष्ट्रीय खिताब उन्होंने जीता है। हाँ बिल्कुल। और टोक्यो जो ओलंपियाड 2014 में हुआ था, वह महिलाओं की रिजर्व बोर्ड के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता उन्होंने, और एशियाई महाद्वीपीय महिला 2018 में भी उन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता था। बिल्कुल। और लगातार 4 बार राष्ट्रीय महिला प्रीमियर चैंपियन, यानी कि 2014 से 2017 तक वो बनी, और एशियन नेशंस कप 2014 में ब्लिट्ज में स्वर्ण, रैपिड और क्लासिकल दोनों प्रारूपों में उन्होंने रजत पदक टीम इंडिया के लिए जीते। और 2006 और 2008 में एशियाई अंडर 12 और अंडर 14 लड़कियों के स्वर्ण पदक उन्होंने जीते, और 2009 में एशियन जूनियर बालिका वर्ग में स्वर्ण, और 2010 में कांस्य पदक भी जीता। बिल्कुल। 2015 में राष्ट्रमंडल महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 2008 में विश्व युवा अंडर 14 में स्वर्ण पदक हासिल किया। हाँ, और अगर 2010 की बात करें तो विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2017 में उन्होंने एशियाई कॉन्टिनेंटल महिला ब्लिट्ज में कांस्य पदक भी जीता था। इसके अलावा 2017 में टीम इंडिया के लिए रैपिड एशियाई इंडोर खेलों में कांस्य पदक जीता। 2010 में राष्ट्रीय जूनियर बालिका वर्ग भी उन्होंने जीता। हाँ, और 2007 के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार उन्होंने जीता है, और साथ ही 2009 में एकलव्य पुरस्कार विजेता वो बनी। तो हम उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये जो खिलाड़ी होते हैं, देखिए इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने 9 वर्ष की आयु में सीखना शुरू किया, और आगे सीखते 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 ये इतने सारे पुरस्कार जीते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब ये सीखना बंद कर दें। इसके आगे हमेशा इनको प्रैक्टिस करनी रहती है, और नए नए जो दाव पेश होते हैं ना, वो सीखते रहने पड़ते हैं। उन्हें अरे बिल्कुल, खेल में। हाँ बिल्कुल। जब ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जब ये खेलते हैं तो इनको एकदम अप टू डेट रहना, यानी अभी तक के क्या दाव पेच है या कौन सी ऐसी स्किल है, उसे सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल पर जब हम खेलने के लिए जाते हैं, अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो हम पदक पाने से चूक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी जो होता है वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी होता है। उसके पास दुनिया भर के दांव पेच होते हैं, और वो नई नई जो टेक्स्ट शुरू होते हैं, प्रैक्टिस होती है, उनको वो जानता है कि इस खेल में और नया क्या किया जा सकता है। तो ये जो प्रयोग है, इसके लिए लगातार एक खिलाड़ी को खेलते रहना होता है। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सीखना हमेशा जारी रखना चाहिए, कभी भी सीखना बंद नहीं होना चाहिए। अब देखिए, घड़ी की तरफ जब हमारी नजर गई तो हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। उसके बाद हम आगे लौटते हैं। मंदाकिनी जी, देखिए ब्रेक का समय पूरा हो चुका है। अब एक गीत सुन ले। बिल्कुल, सुनते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम दोनों मिल जाए, 12 बजे की सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाए। देख के हमको दुनिया वाले जलते हैं जल जाए। हाँ, 12
हम हैं दीवाने फिर कैसा डर, मस्ती में काटेंगे प्यार का सफर। हम हैं दीवाने फिर कैसा डर, मस्ती में काटेंगे प्यार का सफर। मेल दिलों का जुर्म नहीं, हो जाए चाहे सबको खबर। हम न होंगे जुदा, कर लिया फैसला। 12 बजे की सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाए। देख के हमको दुनिया वाले जलते हैं जल जाए। 12 बजे की सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाए। तेरी मेरी जोड़ी है इतनी हंसी, लग जाए न बुरी नजर कहीं। तेरी मेरी जोड़ी है इतनी हंसी, लग जाए न बुरी नजर कहीं। एक पल तेरे बिन जैसे एक दिन, अब तो अकेले रहा जाता नहीं। मुस्कुराते रहे, यूं ही गाते रहे। हो 12 बजे की सुइयों। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों, 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। मंदाकिनी जी, जी देखिए अभी हमने ये बात सोची कि आज शाम को हम जाकर के क्या बनाएंगे खाना, पता नहीं बाजार से निकलते समय सब्जी खरीदें, मिलेगी कि नहीं मिलेगी ठीक से। तो इस तरह के विचार हमारे मन में आते ही रहते हैं। ये नकारात्मक विचार भी आते हैं, सकारात्मक भी आते हैं। सकारात्मक तो लोगों के दिमाग में थोड़े कम ही आते हैं, नकारात्मक ज्यादा हर चीज के लिए अरे जो ये है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन विचारों से हमारा दिमाग भरा रहता है, लेकिन इन विचारों पर हम खुद लगाम लगा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सोच सकते हैं कि नहीं आज मैं घर जाऊंगी ना तो बिल्कुल 2-4 सब्जी लेकर ही जाऊंगी और उसके बाद आज को एक अच्छी सी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी और उसके बाद हम मिल बैठ करके खाना खाएंगे। यानी हम जैसा सोचेंगे वैसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमने दिमाग में इतनी उलझने पैदा कर ली है मंजू, और साथ में इतनी नकारात्मकता हमारे दिमाग में भरी होती है कि हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। क्या पता अभी बाहर निकलते ही तेज बरसात तो नहीं आ जाएगी, क्या पता सब्जी वाली मालिन बैठी होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह की न जाने कितनी ही बातों से हम घिरे होते हैं। तो जैसी सोच हम बनाते हैं फिर वैसे ही हमारे हालात बनते चले जाते हैं। बात यह है कि हालातों पर तो हमारा काबू नहीं है या हमारा उसके ऊपर वश नहीं चलता है, लेकिन हमारे विचारों पर हमारा काबू होना बहुत जरूरी है। कि हालात बाद में जो भी होंगे, लेकिन कम से कम एक बार सकारात्मक सोच कर तो देखिए। जब हम ऐसा अच्छा सोचते हैं या सोचते हैं कि नहीं ये काम तो होगा ही, कैसे नहीं होगा, ठीक है एक बार में नहीं होगा तो मैं 2 बार में करूंगी, लेकिन करना तो मुझे जरूर है। और वो व्यक्ति आएगा कि नहीं मुझसे मिलने के, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, मैं प्यार से बुलाऊंगी, कैसे नहीं आएगा वो, और ये काम मेरा हो ही जाएगा। अगर इस तरह की सोच हम रखते हैं तो जरूर हमारे काम बनते चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे हम घर में जब सुबह उठते हैं तो न जाने कितनी ही नकारात्मक चिंताएं जिसे कहते हैं हमारे घर मन में घर कर जाती हैं। उठते ही हम शुरू
हो जाते हैं कि आज का दिन कैसे बीतेगा, अरे थोड़ा सा लेट हो गई, आज ये काम समय पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं समय पर ऑफिस निकल पाऊंगी कि नहीं निकल पाऊंगी, मैं ढंग से ड्रेसअप होकर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। तो इस तरह की उलझनों से हम भरे होते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर हम उठ गए, लेट हो भी गई तो कोई बात नहीं, मन को समझाएं, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, और हम अच्छे मन से, शांत मन से तैयार होकर खाना बनाकर ऑफिस आ सकते हैं। कई बार हमने लोगों को ये भी देखा है कि उनके बीते दिनों के बारे में बहुत नकारात्मक सोच रखते हैं। अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, अब क्या अच्छा होगा, वो दिन तो चले गए, अब तो कुछ अच्छा होने से रहा। तो ये जो सोच है ना, ये हमारे पिछले दिन जो परिस्थितियों की वजह से हम नहीं एंजॉय कर सके, ठीक है, लेकिन आज के जब अच्छे दिन हम उसका भी मजा लेना भूल जाते हैं। तो जो बीते दिन है उसके बारे में हमें ये सोच रखना चाहिए, पता नहीं हमने हमारे ही कुछ कमी रही होगी, इसके लिए हमें ये चीज नहीं मिल पाई, लेकिन चलो जाने दो, वो दिन तो चले गए, लेकिन आज अब तो जो बहुत मजे में हूं और अब तो मेरे दिन बहुत अच्छे, अब इन दिनों को तो मैं बहुत एंजॉय करूंगी या करूंगा और बहुत आनंद से बिताऊंगा। अगर हमने ये सोच रखी तो जरूर हमारे आने वाले दिन और भी अच्छे होते चले जाते हैं। सही तो कहा। ये सब जो माजरा है ये हमारी सोच का है। तो वही आपने कहा कि हम अतीत को याद करके रोते हैं और भविष्य की चिंता में आज का जो अच्छा वक्त है वो भी हम भुला देते हैं, गंवा देते हैं। होना ये चाहिए कि हम आज को अच्छे से बिताएं, जो आज है वो सच्चाई है, भविष्य का हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, और जो हो चुका वो तो हो चुका, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा जो भी हुआ था वो हालात कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं हम, अतीत को भूलने में ही हमारी भलाई है। और कई बार ये भी होता है कि हम लोगों को भला बुरा कहते रहते हैं, है ना, और बुरा कहते हैं, परिस्थिति को बुरा कहते रहते हैं। जैसा आपने कहा हमारे साथ तो बुरा ही होता रहा है, और हम हर समय रोना भी रोता रहते हैं, आर्थिक रोना हम रोते रहते हैं, अरे हमारे पास तो ये नहीं है। ये इस तरह की भी आदत होती है, हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं और पैसे खर्चने में भी हमारी जान निकल जाती है कई बार। तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि पैसा कुछ होते हुए भी कहते हैं नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे तो हालात भी वैसे बनते चले जाते हैं और उनके पास जो कुछ होता है वो भी चला जाता है और आप उस पैसे को खर्च कर ही नहीं पाते। आप जो सुख ले सकते थे वो सुख तो आपने लिया नहीं, और आप रोना रोते रहे, नहीं कहाँ है पैसा, महीना भी तो चलाना है, भविष्य भी तो देखना है, बच्चे भी तो पढ़ाने हैं, बच्चे भी तो ब्याहने, लेकिन आप जितना खर्च कर सकते थे आपने वो भी नहीं किया, है ना, और आपने अपना वर्तमान खराब कर लिया। बच्चों को भी आपने वो सुख नहीं दिया जो सुख आप दे सकते थे। तो ये सभी चीजें हमारे हालात जो है हमारे विचारों से ही बनते हैं। बिल्कुल, हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखी इस बारे में, है ना। तो एक साथी लिख रहे हैं कि जैसी सोच वैसे हालात। ये एक सच्चाई है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, नकारात्मक सोच हमें पीछे धकेल सकती है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जैसी सोच वैसे ही हालात होते हैं। अगर एक गिलास में आधा पानी है तो कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, कुछ कहेंगे आधा गिलास खाली है। तो जो सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं उन्हें आधा गिलास भरा हुआ नजर आएगा, और जो नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं उन्हें आधा गिलास खाली नजर आएगा। इसी तरह जो हर मुश्किलों में भी जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं उनका जीवन आसान हो जाता है, उन्हें बड़ी मुश्किल भी छोटी नजर आती है। और जो नकारात्मक दृष्टि वाले लोग हैं उन्हें छोटी छोटी मुश्किलें भी पहाड़ जैसी बड़ी लगती हैं। इसके लिए हम पंजाब के लोगों का उदाहरण ले सकते हैं कि वहां अभी हाल ही में बाढ़ की त्रासदी आई है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पर वहां के बच्चे बूढ़े सभी लोगों ने उसका डटकर मुकाबला किया है और वो आज भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक साथी लिखते हैं कि जैसी सोच वैसे हालात का हमने आज सुबह ही देखा। बस हमने गाय के लिए रोटी बनाई, हाथ में लिए हम गाड़ी में बैठकर बैठ गए और रोटी दी ही नहीं। फिर क्या, गाड़ी रुकी और हमारे पास गाय बछड़े के साथ आ गई। फिर हमने बेटे के टिफिन से एक रोटी निकाली और उस बछड़े को दी। तो हम अच्छा सोचे तो अच्छा ही होगा, यानी उनकी इच्छा थी कि हम दे, लेकिन वो भूल गए, किसी कारण से नहीं दे पाए। तो हालात कुछ ऐसे हो गए कि गाय उनके पास आई और उन्होंने उसको रोटी दे दी। तो ये सोच का फर्क होता बस है। छोटी सी बात है ये, लेकिन बात वही सोच सकारात्मकता की बात है ना। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जैसी सोच वैसी हालात। बिल्कुल सही बात। हम जैसी सोच रखते हैं वैसे ही हालातों को बिल्कुल पाते हैं। अगर हमारी सोच है कि हम बुरी हालत में हैं लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखना हमारी हालत कैसे ठीक होती है। हम जिस दिक्कत का सामना करें वो दिक्कत दूर हो सकती है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ना ये क्या हो गया, अब हमारी हालत कभी ठीक नहीं हो पाएगी, तो आप सच में कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए अच्छी सोच रखिए, हालात अपने आप बदल जाएंगे,
देखिए कैसे बदलते हैं। हम छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते हैं या खुद को पूछना शुरू कर देते हैं कि ये कभी नहीं हुआ होगा, अब हमारी हालत कैसी रहेगी, क्या होगा। लेकिन अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे हालात अपने आप अच्छे हो जाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई हमने हम सोच की तो उपज है और उस सोच से ही बंधे भी हैं, जिसके फलस्वरूप अपने मनुष्य और मनुष्येतर योनियों में ही तो गतिशील हैं। और अधिकांश लोग तो अपनी सोच की सकारात्मकता की तरफ कितने अग्रसर हो पा रहे हैं, ये तो नितांत ही व्यक्तिगत सवाल है। फिर भी नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने सकारात्मक सोच के साथ रहना ही अपेक्षित है। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जैसी मनुष्य की सोच होती है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। इसका सीधा मतलब जैसा भाव वैसा विचार। जैसे कोई व्यक्ति अपनी छत पर पक्षियों को पानी पिलाने के लिए रखता है, वही दूसरा व्यक्ति पक्षियों का शिकार करने के लिए घर में बंदूक रखता है। मन में कभी कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी कभी बुरे विचार भी आते हैं, क्योंकि स्थिति को देखते हुए कभी कभी परस्पर विरोधी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मन का संकल्प और विकल्प से परिपूर्ण होता है मन, इसलिए अच्छा संकल्प लेना चाहिए। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि हमारी सोच का प्रभाव हमारे भविष्य पर गहरा पड़ता है, क्योंकि हमारे विचार हमारे कार्य का आधार होते हैं। देखा जाए तो हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण हमारे निर्णय, आदतों और कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि भविष्य बदलना है तो विचारों में परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल अच्छे विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने कहा है, जब आप किसी चीज के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और उससे जुड़ी बाधाओं को पार करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका मन डर, अनिश्चितता और हार की ओर झुकने लगता है, जिससे आप प्रयास करने से कतराते हैं और अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। संक्षेप में कहा जाए तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करें और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाना ही बहुत जरूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि एक प्रसिद्ध विचार है जिसका अर्थ है कि आपके जीवन में जो भी स्थितियां या परिस्थितियां होती हैं वे काफी हद तक आपकी सोच और आपके विचारों से निर्धारित होती हैं। सकारात्मक सोच रखने से आप बेहतर और खुशहाल परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों को जन्म देते हैं। बिल्कुल। एक अंतिम और हम एक संदेश उठा लेते हैं। ये कहते हैं कि आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, आपकी सोच ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सकारात्मक और शुद्ध विचार आपके जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। नकारात्मक ख्यालों से डर और हार का एहसास बढ़ता है। मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति जैसा सोचता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाता है। अब मैं एक बात सोच रही हूँ कि गाना बजा दूं। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आपने सोच लिया है कि गाना बजाना है तो गाना बजेगा ही। चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। सह बैठी, दूर बहुत रह बैठी, तुमको जो कहना था मुझसे
बातों में, तुमने बातों बातों में देखो बात बदल गई है। बातों बातों में अब एक अगले विषय की बात आ गई है। अगले विषय लेकिन हम लेंगे उससे पहले एक बात और हमें कहनी है। हाँ। और वो बात ये है जीएसटी से जुड़ी हुई कि जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। 3 सितंबर को दिल्ली में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों को 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। सरकार ने इस बार रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों पर जीएसटी दरें घटा दी हैं। इसका फायदा दुकानों से सामान खरीदते समय आपको कम कीमत चुकाने के रूप में मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये हमारी बात थी। अब अगली बात ये है कि तरावट देने वाले जो सलाद हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये हमें बताइए। भाई देखिए, इतना बोलने के बाद तो अब तो हमें व्यंजन की जो है इंतजार था ही कि आप व्यंजन खिलाने वाली हैं, लेकिन आज आप तरावट वाले सलाद लेकर आई हैं। हाँ। तो चलिए यही सही कि किस तरह से सलाद से हमें तरावट मिलती है। देखिए, सलाद जो है ना, सलाद बनाने की कोई एक निश्चित विधि नहीं होती है कि सलाद ऐसे ही बनाया जा सकता है या ऐसे ही बनाना चाहिए। आपकी जो मर्जी आई, सलाद की जितनी चीजें हैं उसमें से जो जो भी आपको पसंद है वैसे आप मिला सकती हैं। आप मिला दीजिए। अच्छा, मिलाने में भी एक अलग बात यह है कि किसी को उसमें कौन सी चीज पसंद आती है। किसी को नमक डाल करके खाया हुआ सलाद अच्छा लगता है, किसी को थोड़ी सी चीनी या शक्कर डाला हुआ पसंद आता है, किसी को दही डाल करके खाने पे पसंद आता है, किसी को सिर्फ नमक डाल करके, किसी को थोड़ा तीखा हो, मिर्ची वाला हो तो वो सलाद पसंद आता है, किसी को ऐसा लगता है नहीं इसमें इतने मसालों की क्या जरूरत है, सलाद तो एकदम सादगी के साथ खाया जा सकता है। तो ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। इसके अलावा सलाद जब बनाते अलग अलग तरह के ड्रेसिंग बनाए जा सकते हैं। यानी जो ऑलिव ऑयल रहता है, ऑलिव ऑयल के अंदर आप जो पसंद पड़े वो मसाले मिलाइए। कई बार लोग उसमें कच्ची लहसुन को या थोड़ी सी लहसुन को थोड़ा सा कूट करके फ्राई करके वो भी उसके अंदर मिला देते हैं, मसाले मिला देते हैं। फिर ऑरिगानो और इस तरह की जो हर्ब्स होती है, कोई पुदीना मिला देते हैं, कोई तुलसी की पत्तियां मिला देते हैं। इस तरह से अलग अलग ड्रेसिंग बना करके भी मिला करके यानी आपको जैसा पसंद हो उस तरह का सलाद खाइए, लेकिन खाइए जरूर। बिल्कुल सही कहा आपने कि सलाद खाना बहुत जरूरी है और ये आपकी कल्पना पर डिपेंड करता है कि आप अपना जो सलाद है, प्लेट का सलाद किस तरह से सजाती हैं। मंजू, मैं एक प्रोग्राम में गई थी, कोई खास कार्यक्रम था, उसमें खाना भी था और मैंने देखा वहाँ हजारों तरह के सलाद। अच्छा। मैं हैरान रह गई कि इतने तरह के सलाद भी हो सकते हैं। मतलब आप देखिए कि दालों को मिलाकर भी उन्होंने सलाद बनाया था, है ना। राजमा को भी उन्होंने अंकुरित कर दिया, उन्होंने चवला को अंकुरित करके सलाद बना दिया। मतलब कितने तरह के सलाद थे। मैं हैरान रह गई कि किस तरह के कितने बार इस सलादों को खाया जाए। और मुझे लगता है कि मैंने शौक में बहुत सारे सलाद थोड़े थोड़े चखे भी थे कि भाई इनका स्वाद कैसा है। तो फिर आपका तो सलाद से ही पेट भर गया होगा। बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि इतने सारे सलाद मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे और बहुत ही पौष्टिक सलाद थे। और मंदाकिनी जी देखिए, जब ऐसे कुछ खास अवसर होते हैं तो सलाद को एक विशेष तरह से बनाया, सलाद की जो चीजें होती है ना उन्हीं को एक अलग अलग तरह से कटिंग करके इतनी तरह की चीजें, कुछ कोई फ्लावर डेकोरेशन कर लेता है उसे, कोई पक्षी की आकृति बना लेता है। और इस तरह से जब विभिन्न आकृतियां बना करके उस सलाद को परोसा जाता है तो खाने का मन और भी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और ये भी कला है। मैंने कहा ना कि इसमें भी आपको जो है कल्पना का सहारा लेना होता है कि आप सलाद को अपनी प्लेट में किस तरह से सजा रहे हैं। ठीक है, सही बात है कि हम मानते हैं कि सलाद में प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है और ये हमारे वजन को घटाने में मदद करता है या पाचन शक्ति को बढ़ाता है। या सलाद के रूप में हम कच्ची सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है, फल खा सकते हैं, हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप सलाद को किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है आपका सलाद के प्रति रुचि जागृत करना। कई बार हम ककड़ी को काट के रख देते हैं सीधे और सपाट, तो बच्चे नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा गाजर भी खाए, मूली भी खाए, सलाद खाए, है ना। लेकिन हमने उसको तरीके से पेश नहीं किया है तो बच्चा उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। तो चाहिए कि सलाद को भी बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया जाए, है ना। और उसमें थोड़े थोड़े बदलाव करके बच्चों के लायक भी उसको बनाया जा सकता है। जैसे कि पाइनएप्पल होता है, हम ककड़ी टमाटर के साथ में पाइनएप्पल को अगर मिला दें तो वो थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा खट्टा नमकीन हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चे भी उसको बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं। और पाइनएप्पल को हम थोड़ा सा अगर है ना गर्म कर ले, उबाल ले, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें, उसके बाद उसमें दही डाल लेते हैं तो एक रायते की शक्ल में वो बन जाता है थोड़ा सा, और उस तरीके से भी हम उसे बना सकते हैं। वही
नहीं, जैसे कि आपने खीरे का रायता बनाया, आप चुकंदर का रायता बना सकते हैं, आप सेव का रायता बना सकते हैं। बिल्कुल, सेव को कद्दूकस करके। अनाज की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें कि जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, और अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो उनके लिए जो मेथी दाना होता है उसको भी अंकुरित करके खाया जा सकता है, तो उसको भी सलाद के रूप में खाया जा सकता है। उससे आपको सेहत भी मिलेगी, तरावट भी मिलेगी और पौष्टिकता। आप राजमे को भी अंकुरित कर सकते हैं, और चवला जो है उसे भी अंकुरित किया जा सकता है ना। सोयाबीन का को भी आप रात भर भिगोकर सुबह सलाद के रूप में खा सकते हैं, जिससे हम चने और खाते हैं। तो ये सब एक अंग है आपकी पौष्टिकता के। इसको आप किस तरह से खाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये गृहिणी पर निर्भर करता है। तो ये जो सलाद है वो जाहिर है कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, और सलाद में जो फॉलिक एसिड पाया जाता है ना मंजू, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। हम फॉलिक एसिड की गोलियां गिटकते हैं कई बार, डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं ना, लेकिन अगर हम घर में प्रचुर मात्रा में सलाद ले लेंगे तो फॉलिक एसिड की जो कमी है वो हमें नहीं मिलेगी। ये हमारे भरपूर मात्रा में सलाद हमें पानी भी देगा, थकावट को कम करेगा, हमारी आंतों को स्वस्थ रखेगा, हमारी कब्ज को दूर करेगा और तरावट तो देगा ही। बिल्कुल, हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें इस बारे में लिखी है। एक लिख रहे हैं कि तरावट देते सलाद, टमाटर, प्याज, ककड़ी, इनमें शुष्कता होती है जो कि हमारे पाचन तंत्र को बरकरार रखते हैं। हमारे वक्त में हमारी टीचर जो एक सेब सवेरे खाती थी, कहती थी कि ब्रेकफास्ट है। हमें सलाद तो कम ही पसंद है, लेकिन शादी उत्सव में मौसियों के यहाँ सलाद होता था। तो आप खुद भी होता है, अभी भी होता है, मौसियों के नहीं, बुआओं के यहाँ भी होता है। अच्छा। एक श्रोता लिखते हैं कि तरावट यानी ताजगी वाले सलाद में खीरा, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे लेट्यूस और चने के साग, ताजे फल जैसे संतरे, सेब, बेरीज, दही, नींबू का रस और विभिन्न प्रकार की ड्रेसिंग, खाद्य तेल, मसाले, भुने पिसे हुए राई, भुनी हुई पिसा जीरा, काली मिर्च, सौंफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो स्वाद और पौष्टिकता दोनों को बढ़ाते हैं। उबले चने, मूंग का सलाद या पचड़ी सलाद जैसे विकल्प भी शामिल है, जो ताजगी देने के साथ साथ पौष्टिकता देते हैं। खरबूजा, तरबूज, पपीता, पका हुआ या कच्चा। पर ये ध्यान रखने की बात है कि सभी फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, हर फल की तासीर थोड़ा अलग-अलग होती है। ये सही बात है कि आप एक बार में एक ही फल को खाएं तो ज्यादा बेहतर है। एक साथी लिख रहे हैं कि पालक, लेट्यूस, मेथी और बथुआ जैसे पत्तेदार साग विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं, और अन्य सब्जियों में खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर और शिमला मिर्च भी सलाद में शामिल की जा सकती है। फलों में सेब, संतरे, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी जैसे फल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। बिल्कुल, शिमला मिर्च भी सलाद में खानी चाहिए मंजू, बहुत फायदेमंद होती है, और इस चीज का आसानी से खाई जा सकती है। इवन मैं यहाँ तक कि मैं तो आपको बताऊं ना कि जब हम भेल बनाते हैं ना, तो उसमें भी अगर थोड़े से शिमला मिर्च के टुकड़े अगर काट डाल दिए जाए तो उस भेल का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। कद्दूकस भी किया जा सकता है, अगर हमें वैसे पसंद नहीं है तो कद्दूकस करके भी शिमला मिर्च खाई जा सकती है। एक श्रोता कहते हैं कि सबसे पौष्टिक सलाद साग, गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक, केल और अरुगुला। ये साग आवश्यक विटामिन ए, सी और के साथ कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर होते हैं। केल जो है विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जबकि पालक में फोलेट और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। वैसे देखिए, बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन अब समय हमारे पास इतना है कि केवल एक गाना सुन लिया जाए। चलिए सुनते हैं। मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। मेरे सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। सपनों की तुम मूरत,
जी बहुत ही प्यारा गीत था ये। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि अभी जो है हम नेत्रदान पखवाड़ा मना रहे हैं और आज वो आखिरी दिन है। तो नेत्रदान के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि नेत्रदान महादान है ना। तो नेत्रदान का जो नॉलेज है हमें होना चाहिए कि किस तरह से नेत्रदान किया जाए, अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। मैं थोड़ा सा काव्यात्मक रूप में कहना चाहूंगी कि किसी ने लिखा है कि आंखें जो है ब्रह्मांड की मौन भाषा है, आंखों में झांको तो तुम्हें अनंत काल की झलक मिलेगी। और हमेशा हर एक की आंखों की गहराई में आकाश गंगाएं मिलती हैं और अगर आंखों में झांका जाए तो आत्मा के रहस्यों की कुंजी भी होती है वो। तो आंखें इतनी खूबसूरत चीज हैं। बिल्कुल, आंखों को अब घड़ी की तरफ मोड़िए। समय समाप्त हो रहा है तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली।